नमस्कार साथियों, घटनासार लेक्चर 9 में आप सभी का स्वागत है। आज की इसमें पहली घटना है कि टाइम की वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2024 में 3 भारतीय गंतव्य शामिल कर लिए गए हैं। तो इसके विषय में हम जान लेते हैं कि टाइम वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2024 में 3 भारतीय गंतव्य हैं, जिसमें मुंबई महाराष्ट्र में म्यूजियम ऑफ सॉल्यूशन को शामिल किया गया है। हैदराबाद तेलंगाना के एक चॉकलेट फैक्ट्री यानी मनम चॉकलेट को शामिल किया गया है। ये हैदराबाद तेलंगाना का है, ठीक है। म्यूजियम ऑफ सॉल्यूशन मुंबई का है और ये जो चॉकलेट फैक्ट्री मनम चॉकलेट है ये हैदराबाद तेलंगाना की है। हिमाचल प्रदेश में एक रेस्टोरेंट नार को शामिल कर लिया गया है, ठीक है। तो विश्व के सबसे महान स्थानों की इस सूची में घूमने और ठहरने के लिए 100 असाधारण गंतव्यों को मान्यता दी गई है। कितने? 100 असाधारण गंतव्यों को मान्यता दी गई है, जिसमें से 3 भारत के हैं जो मुंबई, हैदराबाद और हिमाचल प्रदेश के नार से मतलब संबंधित है। इस सूची में दुनिया भर के होटल, क्रूज, रेस्टोरेंट, अट्टू क्यून्स, म्यूजियम, पार्क आदि शामिल हैं। तो ये 2024 की टाइम की यह सूची 50 शहरों यानी 2023 में 50 शहरों के लिए ये सूची जारी की गई थी, लेकिन 2024 में इसे बढ़ाकर 100 कर दिया गया है। असाधारण गंतव्यों की ये सूची तैयार की गई है और किसने जारी किया है? तो टाइम मैगजीन ने जारी किया है अपने संवाददाताओं, योगदानकर्ताओं और एक आवेदन प्रक्रिया के अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क से नामांकन प्राप्त करके, ठीक है। तो भारत के कौन कौन से गंतव्य इसमें हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। म्यूजियम ऑफ सॉल्यूशन जो मुंबई का है, तन्वी जिंदल सेठे द्वारा इसको स्थापित किया गया। किसके द्वारा? तन्वी जिंदल सेठे द्वारा। मुंबई के लोअर परेल जिले में ये है और ये 100,000 वर्ग फीट में फैली हुई है, ठीक है। इतना ही जान लीजिए कहाँ है म्यूजियम ऑफ सॉल्यूशन। मुंबई में है, तन्वी जिंदल सेठे द्वारा स्थापित है, 100,000 वर्ग फीट में है। बाकी और रामायण पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, सब नहीं पूछेगा, ठीक है। 2 वर्ष से 17 वर्ष की आयु के बच्चों को इसमें विभिन्न विषयों के साथ प्रयोग करने के लिए शामिल किया जाता है, ठीक है। बाद में 11 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे नए कार्यक्रम और प्रदर्शनियाँ डिजाइन करने में मदद करेंगे, ऐसी योजना है। तो इतना जान लीजिए इसमें बस कि ये म्यूजियम ऑफ सॉल्यूशन जो है ये तन्वी जिंदल सेठे द्वारा स्थापित है, महाराष्ट्र मुंबई में है। दूसरा जो मनम चॉकलेट है ये चैतन्य मुप्पला द्वारा स्थापित है। किसके द्वारा? चैतन्य मुप्पला द्वारा मनम चॉकलेट कारखाना, ठीक है। यहाँ भारत के सबसे बड़े कोको उगाने वाले क्षेत्र आंध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी जिले में 100 से अधिक किसान एक साथ काम करते हैं, ठीक। मनम को इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चॉकलेट एंड कोको टेस्टिंग और यूनाइटेड किंगडम की एकेडमी ऑफ चॉकलेट से प्रशंसा भी मिल चुकी है। ये तथ्य आपको जान लेना चाहिए, ठीक। नार के विषय में हम जान लेते हैं। नार जो है जिसका कश्मीरी में अर्थ होता है आग, कश्मीरी शेफ प्रतीक साधु ने 2023 में हिमाचल प्रदेश के अमाया बुटीक होटल में खोला था, ठीक है। नार को नार हिमालयी व्यंजनों पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसमें हिमालयी क्षेत्र से सामग्री और व्यंजन प्रदर्शित किए जाते हैं। तो नार का संबंध हिमाचल प्रदेश से है, मनम चॉकलेट का संबंध हैदराबाद से है, चैतन्य मुप्पला द्वारा स्थापित है, ठीक है। तन्वी जिंदल द्वारा स्थापित है म्यूजियम ऑफ सॉल्यूशन जो मुंबई में है, ठीक है। और नार एक कश्मीरी शेफ प्रतीक साधु के द्वारा स्थापित किया गया था। अमाया बुटीक होटल में इसको खोला गया था। नार का अर्थ होता है कश्मीरी में आग। तो इतना ही अगर इसमें जाने रहेंगे, इससे ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाएगा। 100 स्थान जो ग्रेटेस्ट हैं उसमें से 3 भारतीय स्थल हैं, बस इतना ध्यान रखिए। कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ हैं, ये जाने रहिए। बन्नेर घट्टा जैविक उद्यान देश की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी बन गई है। तो ये बन्नेर घट्टा है कहाँ? ये कर्नाटक में है। बन्नेर घट्टा जैविक उद्यान दक्षिण भारत की पहली और देश की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी का उद्घाटन किया गया है, ठीक है। कहाँ पे? कर्नाटक के बन्नेर घट्टा में।
यह भारत की तीसरी तेंदुआ सफारी है, तीसरी है। वर्तमान में यहाँ पर 14 तेंदुए हैं। पहली और दूसरी तेंदुआ सफारी भारत की कौन सी है, आप हमको कमेंट करके बताइएगा। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के दिशा निर्देशों के अनुसार इस सफारी के लिए 20 हेक्टेयर क्षेत्र का सीमांकन और बाड़बंदी की गई है। तो कितना, 20 हेक्टेयर। सफारी के लिए 8 तेंदुओं को खुले वन क्षेत्र में छोड़ा गया। कितने तेंदुए छोड़े गए हैं, 8। ठीक है, 8 छोड़े गए हैं। पहले से यहाँ पे 14 तेंदुए हैं। इस तेंदुआ सफारी का क्षेत्र प्राकृतिक चट्टानी शैलों और अर्ध पर्णपाती वन के साथ ऊबड़ खाबड़ भूभाग से बना है। और सफारी के भीतर 4 एकड़ जमीन को सोलर फेंस का उपयोग करके अलग किया गया ताकि जानवरों को उनके लिए वातावरण के अनुकूल होने में मदद मिल सके। बन्नेरघट्टा बेंगलुरु के पास अनेकल रेंज पहाड़ियों में स्थित है। तो ये पहाड़ी का नाम इम्पोर्टेंट है। सुवर्ण रेखा नदी की धारा पार्क के जानवरों के लिए जल का मुख्य स्रोत है। तो सुवर्ण रेखा नदी के पास में ही बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान है, जो क्या बना है, जैविक उद्यान में देश की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी खोली गई है और ये देश की तीसरी तेंदुआ सफारी है। तो पहली और दूसरी कौन सी है, आप हमको बताइएगा कमेंट करके। 2004 में बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान को बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान से अलग करके कर्नाटक चिड़ियाघर प्राधिकरण के अधीन लाया गया था। ठीक है, और 1974 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। तो बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया था, 1974 में। और बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान को बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान से अलग कब किया गया था, 2004 में, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के अंतर्गत लाने के लिए। यह भारत का पहला जैविक उद्यान है जिसमें बाड़बंद वन हाथी अभयारण्य भी है। तो ये इंपॉर्टेंट है ये लाइन। ठीक है, पहला जैविक उद्यान है जिसमें एक बाड़बंद वन हाथी अभयारण्य भी है, जिसमें कुल हाथियों की संख्या 26 है। वर्ष 2006 में उद्यान में भारत के पहले तितली पर्यावास का भी उद्घाटन किया गया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान। क्योंकि 26 जून 2024 को इसको जो है जैविक उद्यान घोषित किया गया है। मतलब जैविक उद्यान तो पहले से ही था। जैविक उद्यान में दक्षिण भारत की पहली और देश की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी शुरू की गई है। ठीक है, साउथ की पहली और भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी शुरू की गई है और भारत की ये तीसरी तेंदुआ सफारी है। दक्षिण भारत की पहली है, ठीक, दक्षिण भारत की पहली है, पूरे भारत की तीसरी है और भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी है। तो ये 2-3 डाटा इसमें ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा इसको 1974 में मिला था और इसको बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान को बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान से अलग 2004 में किया गया था। इसमें अभी फ़िलहाल 26 हाथी भी हैं। 2006 में भारत के पहले तितली पर्यावास का उद्घाटन भी यहाँ किया गया था। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये आपके पेपर में आ सकता है। ठीक है, प्रोजेक्ट अस्मिता शुरू किया गया है शिक्षा मंत्रालय द्वारा। हालांकि इसको मैं पहले पढ़ा चुका हूँ क्रॉनिकल में। 16 जुलाई 2024 को ये शुरू हुआ है शिक्षा मंत्रालय द्वारा। ठीक है, शिक्षा मंत्रालय और यूजीसी यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अगले 5 वर्षों में भारतीय भाषाओं में 22,000 किताबें तैयार करने के लिए अस्मिता परियोजना शुरू की है। कितनी किताबें तैयार करेंगे ये लोग, 22,000। यूजीसी और शिक्षा मंत्रालय मिलकर प्रोजेक्ट अस्मिता के तहत यह शिक्षा में भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए यूजीसी और भारतीय भाषा समिति का एक संयुक्त प्रयास होगा। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप शिक्षा प्रणाली में भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा की गई पहलों में से एक है। इस दौरान 2 अन्य महत्वपूर्ण पहलों बहुभाषा शब्दकोश तथा रियल टाइम ट्रांसलेशन आर्किटेक्चर का भी शुभारंभ किया गया है। ठीक है, तो बहुभाषा शब्दकोश बहुभाषी शब्दकोशों का एक विशाल भंडार बनाने की एक व्यापक पहल है। यह पहल केंद्रीय भाषा संस्थान द्वारा भाषा समिति के सहयोग से शुरू की गई है। तो केंद्रीय भाषा संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? संस्थान से एक प्रश्न आयोग कम से कम पूछता ही है। तो केंद्रीय भाषा संस्थान का मुख्यालय कहाँ है?
ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रोजेक्ट अस्मिता जो है शिक्षा मंत्रालय तथा यूजीसी की सामूहिक पहल है, यूजीसी की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये भी डिस्कस किया जा चुका है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए जो है फिर से इसको कर लिया जा रहा है। असम के चराईदेव जिले में स्थित मोईदम यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल हो गया है। मोईदम, ठीक है, अहोम राजवंश की टीले नुमा ये दफन प्रणाली है, इसे मोईदम या मैदम नाम से जाना जाता है। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में जुलाई 2024 में इसे शामिल कर लिया गया है। ठीक है, अभी यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की जो बैठक नई दिल्ली में हुई उसमें ये घोषणा की गई है। यह शाही मोईदम केवल असम राज्य के चराईदेव में चीन से आई ताई अहोम जनजातियों के राजाओं का कब्र स्थल है। तो ये दो जनजाति भी जान लीजिए कि ताई और अहोम ये जनजातियां असम राज्य से संबंधित हैं। ठीक है, और मोईदम जो टीला दफन प्रणाली है ये इन्हीं से रिलेटेड है, इन्हीं से संबंध रखती है। आगे देखते हैं। इन जनजातियों के राजाओं ने 12वीं से 18वीं ईस्वी के बीच उत्तर पूर्व भारत में ब्रह्मपुत्र नदी घाटी के विभिन्न हिस्सों में अपनी राजधानी स्थापित की थी। तो ये डेट इंपॉर्टेंट है, 12वीं से 18वीं शताब्दी के बीच। इन कब्र स्थलों को असम के पिरामिड्स के रूप में भी जाना जाता है। असम के तत्कालीन शिवसागर जिले, वर्तमान में चराईदेव जिले में स्थित इन मोईदम को विश्व धरोहर घोषित करने का प्रस्ताव भारत सरकार ने 15 अप्रैल 2014 को यूनेस्को के पास भेजा था। मोईदम को वर्ष 2014 में ही यूनेस्को की विश्व धरोहर की अस्थायी सूची में शामिल कर लिया गया था। ठीक है, तो आयोग इसको स्टेटमेंट में पूछ सकता है कि 2014 में ही अस्थायी सूची में मोईदम को शामिल कर लिया गया था, ये कथन सही है कि गलत है, तो ये पूछ सकता है। विश्व धरोहर समिति में इसे शामिल करने का निर्णय यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के भारत के नई दिल्ली में 21 से 23 जुलाई 2024 को संपन्न 46वें सत्र में निर्णय लिया गया। तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी जान लीजिए कि विश्व धरोहर समिति की बैठक जो है 46वीं बैठक 21 से 23 जुलाई नई दिल्ली में संपन्न हुई और उसी दौरान निर्णय लिया गया है। अब जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल भारतीय स्थलों की कुल संख्या 43 हो गई है। इनमें से 35 सांस्कृतिक स्थल हैं, 7 प्राकृतिक विरासत वाले स्थल हैं, ठीक है, और एक मिश्रित के रूप में वर्गीकृत किया गया है। 35 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और एक स्थल जो है वो मिश्रित है। पूर्वी असम में पटकाई पर्वतमाला की तलहटी में मुख्य रूप से 90 मोईदम पाए जाते हैं। कितने? पटकाई पर्वतमाला की तलहटी में, यानी चीन से वो लोग आए, वहीं उन्होंने अपने राज्य की स्थापना की और वहीं मोईदम प्रणाली का विकास हुआ। ताई अहोम ने पहाड़ियों और जंगलों और पानी में मोईदम यानी दफन टीले बनाए, जिससे यह एक पवित्र भौगोलिक क्षेत्र बन गया। उस समय बरगद के पेड़ों का प्रयोग ताबूतों के लिए किया जाता था और छाल की पांडुलिपियां मोईदम में लगाई जाती थीं। असम के चराईदेव में अहोम राजघरानों की पांडुलिपियां हैं, वहीं अभिजात वर्ग और प्रमुखों के अन्य मोईदम राज्य के पूर्वी हिस्से में जोरहाट और डिब्रूगढ़ के बीच बिखरे हुए पाए जा सकते हैं। मोईदम का शाब्दिक अर्थ होता है आत्मा का घर, ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मोईदम, ताई और मोईदम जनजातियाँ कहाँ पाई जाएंगी, तो ये ध्यान रखिएगा। हाँ, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट ये भी है कि बिम्स्टेक विदेश मंत्रियों का सम्मेलन नई दिल्ली में संपन्न हुआ है। बंगाल की खाड़ी के आसपास 7 देशों का समूह है जिसको बिम्स्टेक कहते हैं। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन इसका पूरा नाम है। 2 दिवसीय सम्मेलन 11-12 जुलाई 2024 को संपन्न हुआ। हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसकी अध्यक्षता की है, ठीक है, और इस सम्मेलन का उद्देश्य था सुरक्षा, कनेक्टिविटी, व्यापार और निवेश आदि के विस्तार पर अनौपचारिक विचार विमर्श करना।
संगठन के विदेश मंत्रियों का ऐसा पहला सम्मेलन 17 जुलाई 2023 को हुआ था। ठीक है, 17 जुलाई 2023 को पहला सम्मेलन हुआ था, तो ये दूसरा सम्मेलन है। ठीक है, ये दूसरा सम्मेलन है जो नई दिल्ली में संपन्न हुआ है। बिम्स्टेक संगठन में कुल 7 देश हैं, उसमें भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड शामिल है। तो यहाँ ये ध्यान दीजिएगा कि पाकिस्तान और चीन जैसे बड़े देश इसमें शामिल नहीं हैं। तो एस जयशंकर ने इस बैठक में क्या कहा कि सहयोग की अपार संभावनाएं हैं जिनका अभी तक ठीक तरह से दोहन नहीं किया गया है। ठीक है, इस क्षेत्र में मौजूद अवसरों को बेहतर तरीके से प्रयोग करने के लिए सभी सदस्य देशों के लिए एक चुनौती उन्होंने बताया। भारत की प्राथमिकता नेबरहुड फर्स्ट एक्ट जो है ईस्ट व सागर यानी कि सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, सागर का फुल फॉर्म भी याद कर लीजिएगा, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन का हिस्सा बताया गया है। तो ये सब स्टेटमेंट में आएगा, आप सही कर लेंगे। बिम्स्टेक का अगला 6ठा शिखर सम्मेलन सितंबर 24 में थाईलैंड के बैंकॉक में प्रस्तावित था। यानी ये विदेश मंत्रियों का सम्मेलन था, लेकिन जो शिखर सम्मेलन बिम्स्टेक का होना चाहिए था वो थाईलैंड के बैंकॉक में होना था। लेकिन 23 अगस्त 2024 को वहाँ के विदेश मंत्रालय द्वारा जारी विज्ञप्ति में कहा गया कि जब तक वहाँ पेंटोगटार्न सिनवात्रा के नेतृत्व में पूर्ण सरकार का गठन नहीं हो जाता, यह सम्मेलन स्थगित रहेगा। ठीक है, तो वहाँ पूर्ण सरकार के गठन न हो पाने के कारण ये सम्मेलन अभी शिखर सम्मेलन अभी नहीं हो सका है। अगर पिछला 5वां शिखर सम्मेलन की बात की जाए तो ये श्रीलंका में हुआ था। ठीक है, 30 मार्च 2022 को। थाईलैंड ही मौजूदा बिम्स्टेक का अध्यक्ष है, इसलिए अगला शिखर सम्मेलन उसकी मेजबानी में ही होना है। ठीक है, तो बिम्स्टेक का 6ठा शिखर सम्मेलन थाईलैंड की मेजबानी में ही होना है। सितंबर 24 में होना था, लेकिन वहाँ सरकार का भी गठन नहीं हो पाया है, इसलिए ये सम्मेलन नहीं हो पाया है। तो बिम्स्टेक की स्थापना की अगर बात की जाए तो 1997 में इसकी स्थापना हुई थी और पहली बिम्स्टेक बिजनेस समिट जो है 6 से 8 अगस्त 2024 को ही दिल्ली में ही संपन्न हुई है। ठीक है, तो 6 से 8 अगस्त को पहली बिम्स्टेक बिजनेस समिट नई दिल्ली में संपन्न हुई है और विदेश मंत्रियों का सम्मेलन भी 11-12 जुलाई 2024 को संपन्न हुआ है। तो ये दोनों फैक्ट याद कर लीजिएगा। पहली बिम्स्टेक समिट 6 से 8 अगस्त 2024 नई दिल्ली और 11-12 जुलाई को विदेश मंत्रियों का सम्मेलन हुआ है। ठीक है, और बिम्स्टेक की स्थापना की बात की जाए तो 1997 में इसकी स्थापना की गई थी। नील कुरिंजी काफ़ी चर्चा में है। ये संकटग्रस्त प्रजाति के रूप में इसको हाल ही में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, किसके द्वारा? IUCN द्वारा संकटग्रस्त प्रजाति के रूप में इसको वर्गीकृत किया गया है। दक्षिण भारत के पर्वतीय घास के मैदानों की यह एक प्रमुख प्रजाति है। यह विश्व का पहला रेड लिस्ट इसका मूल्यांकन है। ठीक है, दक्षिण भारत में 5 पर्वतीय प्रदेशों के अधिक ऊंचाई वाले 16 ग्रासलैंड इकोसिस्टम में 1340 से 2600 मीटर की ऊंचाई पर यह पाई जाती है। 1340 से 2600 मीटर की ऊंचाई पर यह मिलती है। नील कुरिंजी का वैज्ञानिक नाम केरल के साइलेंट वैली नेशनल पार्क में स्थित कुंती नदी के नाम पर रखा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये लाइन, कुंती नदी के नाम पर रखा गया है। ठीक है, तो कुंती नदी साइलेंट वैली नेशनल पार्क में बहती है, उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। और वहाँ यह फूल बहुतायत में मिलता है। अधिक मात्रा में खिलने के लिए प्रसिद्ध ये फूल पहाड़ी घास के मैदानों में बैगनी नीला रंग प्रदान करता है, जिसके कारण इसे नील कुरिंजी नाम दिया गया है। एक चीज़ और जान लीजिए, इसमें ध्यान देने योग्य कि 12 वर्ष में ये एक ही बार खिलता है नील कुरिंजी। ठीक है, 12 वर्ष में एक ही बार खिलता है। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा सत्र 24-25 के लिए 6 नई समितियों का भी हाल ही में गठन किया गया है। इसका समितियों के गठन का एक वीडियो ही हम बना के डाल चुके हैं, फिलहाल यहाँ पे आया है तो इसको ऐसा देख लेते हैं सरसरी नज़र से।
लोकसभा अध्यक्ष ने 24-25 सत्र के लिए 6 नई संसदीय समितियां गठित की हैं, जिनमें सरकारी व्यय की जांच करने वाली लोकलेखा समिति भी शामिल है। ठीक है, लोकलेखा समिति भी शामिल है। अच्छा, ये बताइए सबसे बड़ी समिति संसद की कौन है? अगर ये पूछ लेगा तो आप बताएंगे सबसे बड़ी समिति संसद की है प्राक्कलन समिति, प्राक्कलन समिति। और ये समिति ऐसी है कि ये सबसे बड़ी है, 30 सदस्यीय होती है, लेकिन इसके सभी सदस्य लोकसभा से ही होते हैं। ठीक है, राज्यसभा से नहीं, लोकसभा से ही इसके सभी सदस्य होते हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी समिति जो है बनी है, वरिष्ठ कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल इसके अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष जो है केसी वेणुगोपाल बने हैं। और लोक लेखा समिति की अगर स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1921 में की गई थी। इसमें 22 सदस्य होते हैं, जिनमें 15 लोकसभा से होते हैं लोक लेखा समिति में, और 7 राज्यसभा से होते हैं। ठीक है, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। दूसरी है कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, यानी सार्वजनिक उपक्रमों पर जो समिति बनी है। ठीक है, इसका अध्यक्ष बनाया गया बैजंत पांडा को। किसको? बैजंत पांडा को। ये भी 22 सदस्यीय होती है, 15 लोकसभा से होते हैं, 7 राज्यसभा से होते हैं। पहली बार इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। लोक लेखा समिति की पहली बार स्थापना 1921 में, और सार्वजनिक उपकरणों पर जो समिति बनी थी पहली बार इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। अनुमानों पर समिति यानी कमेटी ऑन एस्टीमेट्स, इसमें बीजेपी सांसद डॉक्टर संजय अग्रवाल को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। ये भी 30 सदस्यीय होती है, और इसमें भी सभी सदस्य लोकसभा से ही होते हैं। प्राक्कलन समिति की तरह ही अनुमानों पर जो समिति बनती है इसमें भी 30 सदस्य लोकसभा से ही होते हैं। 1921 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए कल्याण पर एक समिति बनी है। इसका अनुसूचित जातियों और जनजातियों, ये समिति काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये SC ST से रिलेटेड है। तो डॉक्टर फग्गन सिंह कुलस्ते को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, 1968 में स्थापित की गई थी। ये भी 30 सदस्यीय होती है, लेकिन इसमें 20 सदस्य लोकसभा से होते हैं और 10 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैं बोल रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो पेपर में गलत हो जाएगा। OBC के लिए जो समिति बनी है, इसमें मध्य प्रदेश से भाजपा सांसद गणेश सिंह को अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, और इसकी भी स्थापना 1968 में ही हुई थी, 2012 में इसकी स्थापना हुई थी। SC ST पे जो समिति बनी है इसकी स्थापना 1968 में हुई थी। OBC पे जो समिति बनी है इसकी स्थापना 2012 में हुई थी। यह भी 30 सदस्यीय होती है, 20 लोकसभा से, 10 राज्यसभा से। तो SC और ST से रिलेटेड समितियां और OBC से रिलेटेड समितियां दोनों 30 सदस्यीय होती हैं। दोनों में 20 + 10 का फार्मूला चलता है, यानी 20 लोकसभा से, 10 राज्यसभा से होते हैं। ठीक है, लाभ का पद संयुक्त समिति में अभी कोई नियुक्ति नहीं हुई है, तो इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं। 5 समितियां जो हैं ये जरूर याद कर लीजिए। ठीक है, इनसे क्वेश्चन बन सकता है। उत्तराखंड की पहली पक्षी गैलरी कहाँ स्थापित की गई है? तो देहरादून में स्थापित की गई है, जाली ग्रांट स्थित प्राकृतिक शिक्षा केंद्र में पक्षी गैलरी पहले स्थापित की गई है। यहाँ मतलब भारत में पक्षियों की सबसे ज़्यादा संख्या UK यानी उत्तराखंड में ही पाई जाती हैं। 710 से ज़्यादा पक्षी पाए जाते हैं। बस इतना याद रखिए इसमें, और ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा स्वदेशी 700 मेगावाट परमाणु ऊर्जा रिएक्टर स्थापित किया गया। कहाँ पे? 21 अगस्त 2024 को गुजरात के काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन पर। ठीक है, गुजरात के काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन पर भारत के दूसरे स्वदेशी 700 मेगावाट परमाणु ऊर्जा रिएक्टर ने अपनी पूरी क्षमता से काम करना शुरू कर दिया है। ये 4700 मेगावाट की पूर्ण क्षमता तक पहुंचने से पहले 90% क्षमता पर काम कर रही थी। ठीक है, KAPS यूनिट ने 31 मार्च 24 को वाणिज्यिक परिचालन शुरू किया। भारत इसी डिजाइन के 14 और 700 मेगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता वाले रिएक्टरों का निर्माण कर रहा है। कितने? 14।
इनमें से 31-32 तक क्रमिक रूप से परिचालन शुरू होने की उम्मीद है। न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने वर्तमान में 8180 मेगावाट की कुल क्षमता वाले 24 रिएक्टरों के बेड़े का संचालन कर रहा है। यानी जितने रिएक्टर, परमाणु रिएक्टर इस समय स्थापित हैं, उनकी कुल क्षमता 8180 मेगावाट है और उनकी संख्या कितनी है? 24 है। पहला परमाणु रिएक्टर स्थापित किया गया था कलपक्कम में, तमिलनाडु में। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट घटना है। आगे देख लेते हैं। ठाणे बोरीवली ट्विन टनल परियोजना का उद्घाटन पीएम मोदी द्वारा किया गया है 13 जुलाई 2024 को। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसकी कुल लागत है 16,600 करोड़ रुपए। ठीक, कुल लागत इसका काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और मुंबई के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए ये योजना शुरू की गई है। इसका निर्माण 2028 तक पूरा हो जाने की उम्मीद है। तो ये 2028 तक पूरा होने की उम्मीद है। ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इससे हर साल 1,50,000 मीट्रिक टन कार्बन उत्सर्जन कम होगा। ये भी इम्पोर्टेंट है। ठाणे बोरीवली सुरंग परियोजना का निर्माण मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। यह सुरंग संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नीचे से गुजरती है। तो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नीचे से ये सुरंग जा रही है। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठाणे बोरीवली ट्विन टनल भारत की सबसे लंबी और सबसे बड़ी सुरंग परियोजना है। यह ठाणे और बोरीवली को एक सीधी मेट्रो लाइन के जरिए जोड़ेगी। 11.8 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है सुरंग की। ठीक है, और ये नेशनल हाईवे 8 पर बोरीवली नामक स्थान पे ख़त्म होगी। इससे 1 घंटे का सफ़र कम हो जाएगा और यात्री 12 मिनट में एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंच सकेंगे। ठीक है, 1 घंटे का सफ़र कम हो जाएगा 12 मिनट में। बड़ी उल्लेखनीय बात है, केवल 12 मिनट में एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंच सकेंगे। ठीक, 11.8 किलोमीटर लंबी इस जुड़वा सुरंग की बोर लंबाई 10.25 किलोमीटर होगी, जिसमें 300 मीटर के अंतराल पर इंटर कनेक्शन के लिए क्रॉस पैसेज होंगे। ठीक है, तो 11.8 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। 1,50,000 मीट्रिक टन कार्बन उत्सर्जन में कमी लाएगी। 16,600 करोड़ रुपए इसकी लागत है। 13 जुलाई 2024 को शुरू की गई है। ये पीएम मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। 2028 तक इसके पूरा हो जाने की उम्मीद है। ठीक है, और ठाणे से बोरीवली को ये जोड़ती है, इतना याद रखिएगा। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नीचे से ये सुरंग जाएगी। ठीक, चलिए। बजाज ऑटो ने फ्रीडम 125 नामक जो है एक सीएनजी बाइक लॉन्च किया है। ठीक है, कहाँ पे लॉन्च किया है? पुणे में। फ्रीडम 125 नामक सीएनजी बाइक उन्होंने लॉन्च किया है, जिसकी लागत 95,000 से 1,10,000 रुपये की बीच होगी। ठीक है, तो ये एक बार अगर सीएनजी इसमें भर जाएगी तो 102 किलोमीटर की यात्रा ये कर सकती है। भारत का ऑटोमोबाइल उद्योग में विश्व में तीसरा स्थान है। ऑटोमोबाइल उद्योग में विश्व में पहले स्थान पे कौन सा देश है? आप हमें कमेंट करके बताइएगा। तो इतना इसमें जान लीजिए बस। भारत का पहला रोडोडेंड्रॉन उद्यान जो है मनुष्यारी गांव में स्थापित हुआ, उत्तराखंड के। इस उद्यान में फूलों की 35 प्रजातियां हैं, जिनमें 5 सिर्फ उत्तराखंड में पाई जाती हैं। रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियम फूल की सबसे लोकप्रिय किस्म है, जो नेपाल का राष्ट्रीय वृक्ष भी है और नागालैंड राज्य का राष्ट्रीय पुष्प है। तो भारत का पहला रोडोडेंड्रॉन उद्यान जो है उत्तराखंड के मनुष्यारी में स्थापित किया गया है। आगे, कर्नाटक का आदि चुंचनगिरी और केरल का चूलन्नुआर मोर अभ्यारण्य घोषित हुए हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये मोर अभ्यारण्य घोषित हुए हैं। ठीक है, तो 5 अगस्त 2024 को केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा ये घोषित किया गया है। केरल में चूलन्नुआर और कर्नाटक के आदि चुंचनगिरी को मयूर अभ्यारण्य घोषित किया गया है। कर्नाटक के मंड्यागिरी में आदि चुंचनगिरी को पहली बार 1981 में अधिसूचित किया गया था और इसे अभ्यारण्य 1999 में घोषित किया गया था।
जबकि केरल के पड़क्कल जिले में जो चूलन्नुआर है 1996 में इसको अभ्यारण्य घोषित किया गया था। तो भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर की सुरक्षा के लिए 1963 से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। तो ये जान लीजिए कि कहाँ कहाँ पे है। तो आदि चुंचनगिरी कर्नाटक में है और चूलन्नुआर जो है केरल के पलक्कड़ में है। कर्नाटक के मंड्या में आदि चुंचनगिरी है। 1999 में कर्नाटक वाला बाग मतलब अभ्यारण्य घोषित हुआ था और 1963 में केरल वाला घोषित हुआ था। बस इतना इंपॉर्टेंट है इसमें और कुछ नहीं। हिंद महासागर में 3 संरचनाओं का नाम जो रखा गया है वो अशोक, चंद्रगुप्त और कल्पतरु के नाम पे रखा गया है। बस हेडिंग ही इसमें इंपॉर्टेंट है, बाकी बहुत ज़्यादा इसमें अंदर घुसने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तीनों नामित संरचनाओं की खोज राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र गोवा के समुद्री विज्ञानियों द्वारा की गई है। अशोक और चंद्रगुप्त मतलब अशोक सी माउंट और चंद्रगुप्त रिज जो नाम रखा गया है, दोनों मौर्य वंश से संबंधित हैं, इसको आप जान ही रहे हैं। अब तक कुल मिलाकर हिंद महासागर में 7 संरचनाएं हैं जिनका नाम मुख्य रूप से या तो भारतीय वैज्ञानिकों के नाम पर रख दिया गया है या हिंद महासागर के इस क्षेत्र में भारत द्वारा प्रस्तावित किया गया है। तो बस इतना इम्पोर्टेंट है इसमें। बस IIT दिल्ली ने आइडियाज़ फॉर लाइफ पहल शुरू की है। ठीक है। IIT दिल्ली ने आइडियाज़ फॉर लाइफ पहल शुरू की है। ये क्या है? इसका उद्देश्य है छात्रों, शिक्षकों और शोध विद्वानों को वैश्विक मिशन लाइफ यानी लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट में नागरिक केंद्रित नवीन विचारों अथवा प्रौद्योगिकियों का योगदान करने के लिए प्रेरित करना, ये इसका उद्देश्य है। ठीक है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के सहयोग से नवीन विचारों को प्रस्तुत करने, संशोधित करने के लिए इसे विकसित किया गया है। शून्य शुद्ध कार्बन उत्सर्जन वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बना है दिल्ली का। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली बना है। ठीक है। अच्छा, केरल का तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा क्यों चर्चा में है, आप कमेंट करके बताइएगा। तो शून्य शुद्ध कार्बन उत्सर्जन वाला भारत का पहला एयरपोर्ट दिल्ली बना है। ये क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है। ठीक है। तो ये इतना याद रख लीजिए बस। केवल 5 प्रमाणन प्राप्त करके दिल्ली मतलब लेवल 5, केवल 5 नहीं, लेवल 5 प्रमाणन प्राप्त करके दिल्ली हवाई अड्डे ने अपने स्कोप 1 और 2 CO2 उत्सर्जन को 90% तक कम कर दिया है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। ठीक है। और हवाई अड्डे का प्रारंभिक लक्ष्य है 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करना। शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन 2030 तक प्राप्त करना इसका लक्ष्य है। 90% तक इसने कार्बन उत्सर्जन कम कर दिया है, तो जाहिर सी बात है कि ये 2030 तक आसानी से प्राप्त कर लेगा। तो नई दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है शून्य शुद्ध कार्बन उत्सर्जन वाला भारत का पहला एयरपोर्ट है। ठीक है। आगे देख लेते हैं। भारत की पहली मंकी पॉक्स RT-PCR किट लॉन्च की गई है। तो ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा लॉन्च की गई है। 24 अगस्त 2024 को आंध्र प्रदेश मेरिटेक जोन में भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित मंकी पॉक्स RT-PCR किट लॉन्च की गई है। ठीक है। AMTZ ने एरबा MDS इसका नाम है, मंकी पॉक्स RT-PCR किट लॉन्च करके डायग्नोस्टिक तकनीक में अभूतपूर्व विकास की घोषणा की है। ठीक है। बस इतना इसमें जान लीजिए और कुछ इसमें जानने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, यह किट अपने लाइओफिलाइल घटकों के कारण विशिष्ट है जो इसे परिवेशीय तापमान पर भेजने और संग्रहित करने में सक्षम बनाता है। किट की शेल्फ लाइफ 12 महीने और अन्य आर्थ्रोपॉक्स वायरस के साथ इसकी क्रॉस रिएक्टिविटी 0 है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा टीबी के नए इलाज को मंजूरी दी गई है। BPAALM पद्धति इसका नाम है, BPAALM पद्धति 6 सितंबर 2024 को मंजूरी इसकी दी गई है। इसमें 4 दवाएं होंगी, प्रोटोमैनिड, बेडेक्विलिन और लिंजोलिड तथा मॉक्सीफ्लॉक्सेनिन।
प्रेटोमाइनिन, बेडेक्विलिन और लिंजोलिड, मॉक्सीफ्लॉक्सेसिन। ठीक है। अच्छा, यहीं पे एक क्वेश्चन जो हमने करवाया है, कैंसर की जो कौन सी दवाएं हैं जिन पर जो है जीएसटी दर को समाप्त कर दिया गया है और जो आयात उसकी दर है उसको कम कर दिया गया है। इसकी घोषणा जो है वित्त मंत्रालय ने की है, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, उसको आप ज़रूर बताइएगा। ठीक है। ये दवाएं और कैंसर की जो दवाएं चर्चा में हैं, इनसे एक क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा। एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा फरीदाबाद हरियाणा में शुरू की गई। कहाँ पे? फरीदाबाद हरियाणा में। ट्रांसलेशनस हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट यानी THSTI में इसको किया गया है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, नाम इसका याद रखिए बस। यह एशिया की पहली और दुनिया की 9वीं प्रयोगशाला है, जिसे महामारी तैयारी नवाचार गठबंधन द्वारा मान्यता प्राप्त है। ठीक है। तो बस इतना इसमें जान लीजिए। बाकी महामारी तैयारी नवाचार गठबंधन की स्थापना 2017 में की गई थी, ये लाइन ध्यान रखिएगा बस। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन के लिए 4 ऐप लॉन्च किया गया है केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह जी द्वारा। ठीक है। कब लॉन्च किया गया है? 4 अगस्त 2024 को लॉन्च किया गया है। कहाँ पे? चंडीगढ़ में लॉन्च किया गया है। नाम इसका क्या है? ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन। ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन। ठीक है। ई साक्ष्य के तहत सभी गवाहियाँ वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी ई एविडेंस सर्वर पर सेव की जाएंगी। यह सभी अदालतों के लिए रियल टाइम पर उपलब्ध होगी। ई समन के तहत अदालतें इलेक्ट्रॉनिक तरीके से पुलिस थानों और संबंधित व्यक्ति को समन भेजेंगी जिससे समन भेजा जाना है। न्याय सेतु में पुलिस, मेडिकल, फॉरेंसिक, अभियोजन और जेल अधिकारियों को जोड़ा जाएगा। यह पुलिस को जांच से जुड़ी सभी जानकारी रियल टाइम पर उपलब्ध कराएगा। न्याय श्रुति का मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गवाहों से सुनवाई होगी। ठीक है। ध्यान देने योग्य बात है कि 1 जुलाई 2024 को 3 नए आपराधिक कानून जो है अस्तित्व में आए हैं, जो अब भारतीय दंड संहिता 1860 का स्थान भारतीय न्याय संहिता 2023 ले लेगी। इम्पोर्टेंट लाइन। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का स्थान भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 ले लेगी। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का स्थान भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 ले लेगा। ठीक है। तो दंड प्रक्रिया संहिता का स्थान भारतीय न्याय संहिता 2023 लेगा। भारतीय दंड संहिता का स्थान भारतीय न्याय संहिता 2023 लेगा। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का स्थान भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 लेगा और साक्ष्य अधिनियम 72 का स्थान भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 लेगा। तो ये मैच करने के लिए दे सकता है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझ लीजिए। ठीक। मतलब भारतीय दंड संहिता 1860 भारतीय न्याय संहिता में कन्वर्ट हो गया है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 जो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में कन्वर्ट हो गया है और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में कन्वर्ट हो गया है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। देश का पहला भूमिगत संग्रहालय हुमायूं के मकबरे से जुड़े परिसर में स्थापित किया गया है। ठीक है। यहाँ 500 से अधिक अभूतपूर्व कलाकृतियाँ प्रदर्शित की जाएंगी। इस संग्रहालय का नक्शा मध्यकालीन बावली पारंपरिक रूप से जल संरक्षण करने से प्रेरित है, जो मुगल सम्राट हुमायूं की विरासत को प्रदर्शित करता है, जिसमें उनके जीवन के अनछुए पहलुओं और पिछले 7 शताब्दियों में निजामुद्दीन क्षेत्र की विरासत को दर्शाया गया है। ठीक है। हुमायूं का मकबरा परिसर यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल है। यह संग्रहालय आगा खान संस्कृति न्यास द्वारा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के साथ साझेदारी में विकसित किया गया है। यह संग्रहालय 300 एकड़ भूमि पर 25 वर्षों के संरक्षण प्रयासों का परिणाम है। तो कहाँ स्थापित किया गया? हुमायूं के मकबरे के परिसर में देश का पहला भूमिगत संग्रहालय स्थापित किया गया है। ये अधिक महत्वपूर्ण है ये लाइन। बाकी और चीज़ें जान लीजिए तो अच्छी ही बात है।
राज्य संग्रहालय कॉन्क्लेव कहाँ हुआ है? आगामी युग युगीन भारत संग्रहालय पर राज्य संग्रहालय कॉन्क्लेव का आयोजन 1 से 3 अगस्त 2024 के बीच नई दिल्ली में किया गया है, केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय द्वारा। ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय युग युगीन भारत संग्रहालय बनाने की केंद्र सरकार की परियोजना में योगदान कर सकते हैं इसके माध्यम से। उद्देश्य है राज्य सरकार से उनके पास मौजूद ऐतिहासिक सांस्कृतिक कलाकृतियों के बारे में जानकारी प्राप्त करना, जिन्हें आगामी संग्रहालय में प्रदर्शित किया जा सके। ठीक है। और ये 1,54,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला प्रस्तावित संग्रहालय दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय होगा। तो क्षेत्रफल याद कर लीजिए, 1,54,000 वर्ग मीटर में फैला है। और ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत ही आता है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो है भारत सरकार द्वारा 2019 में शुरू की गई थी। ठीक है। नई दिल्ली में 20,000 करोड़ रुपए की ये परियोजना है। तो ये काफ़ी चर्चित परियोजना, काफ़ी विवादित परियोजना रही है, जिसमें संसद भवन, केंद्रीय सचिवालय और राष्ट्रपति भवन आते हैं। इंडिया गेट तक 3.2 किलोमीटर की दूरी में ये है। तो इसको मतलब जानकारी में अपनी रखिए, दिमाग में रखिए। ठीक है। और इसी में भारत के प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के लिए नए आवासों का निर्माण भी शामिल है। गुरु घासीदास तमोर पिंगला छत्तीसगढ़ का चौथा बाघ अभ्यारण्य बन गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। गुरु घासीदास तमोर पिंगला छत्तीसगढ़ का चौथा बाघ अभ्यारण्य बना है। एक बाघ अभ्यारण्य अभी चर्चा में है, जो मध्य प्रदेश का 8वां बाघ अभ्यारण्य बन गया है। तो वो भी आप हमको बताएंगे कमेंट करके कौन सा है। ठीक है। शायद उसको हमने पीछे पढ़ा दिया है। मध्य प्रदेश का 8वां बाघ अभ्यारण्य बन गया है। पिछले वीडियो में शायद हमने उसको पढ़ा दिया है। हाँ, याद आया, पिछले वीडियो में उसको पढ़ाया जा चुका है। ठीक। तो एमपी का 8वां बाघ अभ्यारण्य वो बन गया है और ये छत्तीसगढ़ का चौथा बाघ अभ्यारण्य बना है। तो इसके विषय में हम लोग जानते हैं। छत्तीसगढ़ का चौथा बाघ अभ्यारण्य बना है। क्या नाम इसका है? तमोर पिंगला छत्तीसगढ़ का चौथा बाघ अभ्यारण्य बना है। गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व, यह राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व होगा। एनटीसीए ने इसको अनुमोदन दिया है। तो हमने पहले भी पूछा था एनटीसीए की स्थापना कब की गई थी। आप लोग कमेंट तो करते नहीं हो। ठीक है। नहीं करोगे तो हम बताएंगे भी नहीं, एग्जाम में आएगा तो आप ही गलत करके आओगे। तो ये जो है गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर जिले में है। क्षेत्रफल इसका इम्पोर्टेंट है, जिलों का नाम उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। 2829.387 वर्ग किलोमीटर। तो 2829 ऐसे याद कर लीजिए बस। 2829.387 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है और यह देश का तीसरा बड़ा टाइगर रिजर्व होगा। तो भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है आंध्र प्रदेश का नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, जो 3296 वर्ग किलोमीटर में है। ठीक है। तो भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व 3296 वर्ग किलोमीटर में है, आंध्र प्रदेश का नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। और ये जो गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व बन रहा है, छत्तीसगढ़ का चौथा है। यह 2829.38 वर्ग किलोमीटर के साथ देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व होगा। ठीक है। ये कोरिया जिले में है, जो है समाज सुधारक गुरु घासीदास के नाम पर इसका नाम रखा गया है। मतलब कोरिया जिले से संबंधित समाज सुधारक गुरु घासीदास थे। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में इंद्रावती बाघ अभ्यारण्य बीजापुर में है, उदंती सीतानदी बाघ अभ्यारण्य गरियाबंद में है, अचान कमार बाघ अभ्यारण्य मुंगेली में है। गुरु घासीदास नेशनल पार्क को साल 2021 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था, लेकिन बाद में इसका विरोध किया गया था, इसलिए जो इसकी स्थापना नहीं हो पाई थी और अब इसकी स्थापना हो गई है। ठीक है। और ये जो है गुरु घासीदास जो टाइगर रिजर्व है, ये काफ़ी चर्चा में है, तो ये इम्पोर्टेंट है। आगे देख लेते हैं। 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल, 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के लिए 4 स्मारक डाक टिकट जारी किए गए थे। ठीक है। 5 अगस्त 2024 को नई दिल्ली में भाला फेंक, फील्ड हॉकी, नौकायन और टेबल टेनिस को दर्शाते हैं। तो ये खेल याद रखिएगा, भाला फेंक,
फील्ड हॉकी, नौकायन और टेबल टेनिस को ये डाक टिकट जो जारी किए गए हैं ये दर्शाते हैं। ठीक है। भारत के 3 आर्द्र क्षेत्र को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है हाल ही में। तो अब जो है कुल आर्द्र क्षेत्रों की या रामसर स्थलों की संख्या भारत में 85 हो गई है। तो 3 जो हैं उसमें तमिलनाडु के 2 हैं। एक है नंजरायण पक्षी अभयारण्य, ये तिरुपुर जिले में है, मीठे पानी की ये झील है, जलाशय है। दूसरा है काजू बेली पक्षी अभयारण्य, ठीक है, ये भी तमिलनाडु में ही है, बिल्लुपुरम जिले में, तमिलनाडु के बिल्लुपुरम जिले में। और तीसरा मध्य प्रदेश का तवा जलाशय है, नर्मदापुरम जिले में है। ठीक है। तमिलनाडु में नोयाल नदी याद रखिएगा, तमिलनाडु में है, के तट पर नंजरायण पक्षी अभयारण्य शुरू में सिंचाई के लिए जलाशय था, लेकिन अब यह एक महत्वपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र के रूप में विकसित हो गया है। तो नोयाल नदी पे नंजरायण पक्षी अभयारण्य स्थित है। काजू बेली जो है कोरोमंडल तट पे है। यह दक्षिण भारत में सबसे बड़े खारे पानी की आर्द्रभूमियों में से एक है। तवा जलाशय भी क्षेत्रीय जल प्रबंधन के लिए प्रसिद्ध है। यह जलाशय खेतों की सिंचाई, स्थानीय समुदायों को पीने का पानी और आसपास मत्स्य पालन को बनाए रखता है। ठीक है। तो अब तवा जलाशय के विषय में थोड़ा सा और जान लीजिए कि तवा जलाशय तवा और देनवा के संगम, तवा और देनवा 2 नदियां हैं, इनके संगम पर स्थित है। और तवा जो है नर्मदा की सबसे लंबी सहायक नदी है, जो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व से होकर बहती है। तवा नदी सतपुड़ा टाइगर रिजर्व से होकर बहती है। जून 2024 में बिहार में 2 जलाशयों को आर्द्रभूमि स्थल में शामिल किया गया था, नागी जलाशय और नाकटी जलाशय। ठीक है। तो ये दोनों 81वां और 82वां थे। 83, 84, 85 तमिलनाडु के 2 और एमपी का तीसरा जो है वो बना है। अब जो है तमिलनाडु में कुल 18 आर्द्रभूमि स्थल हैं, तो सबसे ज़्यादा आर्द्रभूमियों वाला राज्य जो है तमिलनाडु बन गया है। दूसरे स्थान पे हमारा उत्तर प्रदेश है, इसमें 10 रामसर स्थल हैं। उत्तर प्रदेश के जो 10 रामसर स्थल हैं, इनको आपको कहाँ है, किस जिले में है और कब ये घोषित हुआ था, ये ज़रूर याद कर लीजिए, ये पेपर में आएगा। 85 रामसर स्थलों का कुल क्षेत्रफल हमारे देश में 13,58,068 हेक्टेयर हो गया है। ठीक। आतिशी दिल्ली की 8वीं मुख्यमंत्री बन गई हैं, तीसरी महिला मुख्यमंत्री दिल्ली की हैं और सबसे युवा महिला मुख्यमंत्री दिल्ली की हैं। इतना याद रखिएगा बस, और कुछ ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। इनकी उम्र जो है, दिल्ली की सबसे युवा मुख्यमंत्री बनी हैं, 43 साल इनकी उम्र है। इससे पहले सुषमा स्वराज और शीला दीक्षित दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री थीं, ये तीसरी बनी हैं। बस अब 18वीं लोकसभा चुनाव पे आ जाते हैं। 18वीं लोकसभा का चुनाव, ये भी हम अपने टॉप 100 करंट अफेयर्स में डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए इसमें ज़्यादा समय नहीं देंगे। 9 जून 2024 को एनडीए सरकार के नेतृत्व में पीएम मोदी लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने हैं। नेहरू के बाद वो देश के ऐसे दूसरे नेता हैं जो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। पहली बार वो 26 मई 2014 को बने थे, दूसरी बार 30 मई 2019 को बने थे। ठीक है। और जवाहरलाल नेहरू 1952, 57 और 62 में लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बने थे। 18वीं लोकसभा में बीजेपी को कुल 240 सीटें मिली हैं, जो पूरा गठबंधन पूर्ण बहुमत पाने में असफल रही थी। लेकिन एनडीए जो इसकी गठबंधन है, एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार, ये 293 सीटें पाने में सफल रहा और 273 सीटें ही बहुमत के लिए चाहिए। ठीक है। तो इनको गठबंधन को जो है सीटें मिल गई 293, तो इनकी सरकार बन गई। 9 जून 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो है इनको शपथ दिलाई और व्यक्ति के रूप में पीएम मोदी 20वें प्रधानमंत्री बन गए। प्रधानमंत्रियों के क्रम के रूप में 20वें प्रधानमंत्री बने हैं। व्यक्ति के रूप में देश के चौथे प्रधानमंत्री हैं, आप कमेंट करके हमको बताइएगा। ठीक है। और इनके जो सहयोगी दल हैं वो टीडीपी है, तेलुगु देशम, जेडीयू है यानी जनता दल, शिवसेना लोक जनशक्ति पार्टी, जेडीयू जनता दल सेकुलर, और राष्ट्रीय लोकदल, हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा, द रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया शामिल है। इन्होंने कुल 71 मंत्रियों को शपथ दिलाई है। इनके मंत्रियों में कुल 71 मंत्री शामिल हैं, जिनमें 7 महिला मंत्री हैं।
जिनमें से 2 कैबिनेट महिला मंत्री बनी हैं, 5 राज्य मंत्री बनी हैं। 2 कैबिनेट निर्मला सीतारमण हैं और अन्नपूर्णा देवी हैं। तो अन्नपूर्णा देवी को कौन सा मंत्रालय दिया गया है, ये कमेंट करके बताइएगा। 33 मंत्री ऐसे हैं जिन्होंने पहली बार मंत्री पद ग्रहण किया है। मोदी 3.0 में 27 मंत्री अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं, 10 मंत्री एससी हैं, 5 मंत्री एसटी हैं। ठीक है, 27 ओबीसी हैं, ओबीसी मंत्री 27 हैं। एससी जो है कितने हैं, वो 10 हैं, और एसटी कितने हैं, 5 हैं। तो ये डाटा याद रखिएगा। 7 महिला मंत्री हैं। ठीक है, महिला मंत्री 7 हैं, 5 अल्पसंख्यक समूह से हैं। ध्यान देने योग्य बात है कि कोई भी मुस्लिम मंत्री जो है नहीं बना है मोदी सरकार में। ठीक, चलिए, ये सब पूरा मंत्रिमंडल याद करने का काम आपका है, इतना डिटेल में यहाँ बताने का समय नहीं है। ठीक है, इतना आपको करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या इम्पोर्टेंट है, हाँ, 18वीं लोकसभा का चुनाव जो है 19 अप्रैल से 1 जून 2024 के बीच 7 चरणों में कराया गया था। 4 जून 2024 को मतगणना हुई थी, हालांकि पूछा नहीं जाएगा, लेकिन एक नज़र देख लीजिए। बीजेपी को 240 सीटें मिली, टीडीपी को, मतलब इसका जो दूसरा सहयोगी दल है, उसको 16 सीटें मिली, जेडीयू को 12 सीटें मिली। तो इनके सहयोगी शीर्ष 3 जो हैं इनको याद रखिए बस। ठीक है, आगे देख लेते हैं। इंडिया गठबंधन जो था विपक्ष में, उसको कितनी मिली, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 99 सीटें मिली। समाजवादी पार्टी का अब तक का सबसे बेहतर प्रदर्शन रहा लोकसभा चुनाव में, 37 सीटें मिली। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को जो है 4 सीटें मिली, और AITMC यानी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को 29 सीटें मिली हैं, जो ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली है। चलिए आगे देख लेते हैं। 18वीं लोकसभा से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उन पे चर्चा कर लेते हैं। सूरत निर्वाचन क्षेत्र से मुकेश दलाल 18वीं लोकसभा हेतु निर्विरोध निर्वाचित हुए। नंबर 1, कौशाम्बी निर्वाचन क्षेत्र से जो है समाजवादी पार्टी के पुष्पेंद्र सरोज सबसे युवा सांसद बने पुरुष के रूप में। इनकी उम्र 25 साल 3 महीने है। 1 मार्च 1999 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। मछली शहर से सपा के ही टिकट पर प्रिया सरोज जो है दूसरी सबसे युवा सांसद और सबसे युवा महिला सांसद बनी है। इनकी उम्र 25 वर्ष 6 महीने है। ठीक है, बिहार के समस्तीपुर से जो है शांभवी लोकसभा में तीसरी सबसे युवा सांसद हैं। ठीक है, तीसरी सबसे युवा सांसद शांभवी हैं, बिहार से हैं। इनकी आयु 25 वर्ष 11 माह है। भाजपा के शंकर लालवाणी इंदौर से रिकॉर्ड 11,75,092 मतों से विजयी हुए। ठीक है, वहीं उत्तर पश्चिम मुंबई से शिवसेना के टिकट पर निर्वाचित रविंद्र वायकर जो है मात्र 48 सीटों से चुनाव जीते हैं। तो मतलब ये 2 फैक्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। भाजपा के शंकर लालवाणी इंदौर से 11,75,92 मतों से जीत गए, और रविंद्र वायकर 48 मतों से चुनाव जीते हैं। एक अलगाववादी खालिस्तानी अमृतपाल भी जो असम जेल में बंद है, वो भी चुनाव जीत गए हैं। वो निर्दलीय उम्मीदवार थे। ठीक है, और तिहाड़ जेल में बंद कश्मीरी अलगाववादी अब्दुल राशिद ने भी कश्मीर के बारामूला सीट से चुनाव जीत लिया है। जो जम्मू कश्मीर के समय मुख्यमंत्री बने, उनको इन्होंने हराया था। 18वीं लोकसभा के लिए 74 महिलाएं जो है चुनी गई हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में 78 महिलाएं चुनी गई थीं। ठीक है, इसमें से 30 सर्वाधिक भाजपा से, 14 कांग्रेस से, 4 सपा से, 11 TMC से, और द्रमुक की 3 जदयू लोक जनशक्ति पार्टी की 2-2 चुनी गई हैं। 18वीं लोकसभा चुनाव में सर्वाधिक मतों में अंतर जो है जीतने का रिकॉर्ड रकीबुल हुसैन असम के धुबरी सीट से बनाया इन्होंने। ठीक है, रकीबुल हुसैन इनका नाम है। ठीक, सर्वाधिक अंतर से ये जीते हैं। और सर्वाधिक अगर मतों की बात की जाएगी, ठीक है, तो वो कौन है जिनको 11 लाख मिला है, भाजपा के इंदौर से। ठीक है, रिकॉर्ड इन्होंने जो कायम किया है वो इन्होंने कायम किया है कि 11,75,092 मतों के अंतर से ये जीते हैं। ठीक, और आगे जो है नोटा के लिए सर्वाधिक वोट 2,18,674 मत इंदौर निर्वाचन क्षेत्र में पड़े। ठीक,
बाकी और इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सब पूछा ही नहीं जाएगा। 24 जून 2024 को 18वीं लोकसभा का गठन हो गया। भर्तृहरि महताब को 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था। प्रोटेम स्पीकर का क्या काम होता है ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष एक बार पुनः ओम बिरला को बनाया गया है, जो 17वीं लोकसभा के भी अध्यक्ष थे। तो आज के लिए, आज के करंट अफेयर्स में इतना ही। जल्दी ही हम आगे जो है ये विधानसभा चुनाव वगैरह भी आगे कवर करेंगे घटनासार में। तब तक ये लोग मतलब आप लोग इसे पढ़ते रहिए, और हमारा ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।